नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 13 की, और इसमें हम लोग बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। अब देखिए, तुगलक वंश की बात अगर किया जाए तो दिल्ली सल्तनत का मोस्ट इम्पोर्टेंट आप मान सकते हैं, क्योंकि इसी तुगलक वंश के शासकों के द्वारा दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा जो साम्राज्य विस्तार किया गया इसी समय हुआ है। अब यहाँ पे नींव रखा गया है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, और ये गयासुद्दीन तुगलक कोई और नहीं है। ऑलरेडी पिछले क्लास मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ था कि किस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक ने अंतिम जो खिलजी वंश के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि अंतिम जो शासक था खुसरो था, उसकी हत्या करके ये गद्दी पे बैठेगा। तो गद्दी पे बैठेगा तो इसके समक्ष ही बहुत सारी समस्याएं आएगी। उन समस्याओं को ये कैसे निपटेगा, अपनी आर्थिक प्रशासनिक जो भी संरचना को किस तरीके से स्टेबलाइज करेगा, क्या क्या इसका सैन्य अभियान होगा, इन सारे ही बिंदुओं को, सारी ही चीज़ों को आज इस क्लास में आपको जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सअप करें, PDF के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे यही है दिल्ली सल्तनत। बाकी दो को तो हम लोगों ने देख लिया, गुलाम वंश और खिलजी वंश को। तुगलक वंश को आज से हम लोग शुरू करेंगे, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इसी तुगलकों का होता है, और सबसे छोटा टाइम पीरियड होता है इस खिलजियों का होता है। तो दोनों प्रश्न बनता है, बार बार मैं डेली रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लासरूम में ही सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे तुगलक वंश की उत्पत्ति को लेकर अक्सर एग्जाम में, खासकर प्रीलिम्स में पूछा जाता है, स्टेटमेंट के तौर पे दे दिया जाता है कि इनकी उत्पत्ति को लेके, इनकी ओरिजिन को लेके यहाँ पे किन किन इतिहासकारों के द्वारा क्या क्या बोला गया। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना बड़ा जो तुगलक वंश का जो एम्पायर है, ये अगला शासक आएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ये देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का एक बहुत बड़ा जो साम्राज्य विस्तार होगा यही एरिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि अमीर खुसरो के द्वारा बोला गया, वो अपनी जो उसकी रचना है तुगलक नामा में बोला गया कि देखो, तुगलक जो वंश है, ये कोई वंश नहीं है, कोई जाति नहीं है, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत नाम है, कोई जाति ये नहीं है। दूसरा इब्न बतूता है, वही जो मोरक्को अफ्रीकी, मोरक्को से आया हुआ जो अफ्रीकी यात्री है, ये बोलता है कि तुगलक जो लोग हैं तुर्किस्तान से आए हुए हैं, मध्य एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों से आए हुए हैं, और एक कोरोना वंश से इनका संबंध जुड़ने का प्रयास करता है। तीसरा है यहाँ पे मिर्जा हैदर, इसने अपनी रचना तारीख रसीदी में बोला कि ये लोग चगताई मगदोल हैं। नेक्स्ट है मार्को पोलो, ये बोलता है कि मिश्रित जाति के लोग हैं, क्योंकि इनकी पिता जो तातार हैं और माताएं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारतीय है, वहीं उत्तर पश्चिम के पंजाब के क्षेत्रों के तरफ के। उसके बाद फरिश्ता है, फरिश्ता बोलता है देखो, ये लोग बलबन का जो तुर्क दास हुआ करते थे, और माता जो है इनकी स्थानीय जाट परिवार से बिलोंग करती है। अब यहाँ पे जो सर्वाधिक जो मान्यता है इब्न बतूता को लेके सर्वाधिक मान्यता है, और दूसरा फरिश्ता को लेके यहाँ पे बोला जाता है, और हम लोग इसी फरिश्ता को रेफरेंस बना के देखेंगे कि तुर्कीदास और उनकी जो माता थी स्थानीय जाट परिवार से बिलोंग करती थी। अब इस तुगलक वंश के अंतर्गत बहुत सारे शासक हुए हैं, लेकिन बहुत सारे शासकों में आपको महज 3 ही शासकों को ध्यान देना है। जैसे कि सर्वप्रथम है गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से लेकर 25 तक, महज 5 सालों तक का ही इसका टेन्यूर होता है, टाइम पीरियड होता है। फिर इसका जो पुत्र होगा, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ऐसा माना जाता है कि वो इसकी हत्या करवा देगा। अब आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली का सर्वाधिक आप कह सकते हैं कि साम्राज्य विस्तार भी होगा, एक पिक में भी जाएगा, और उसी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद से दिल्ली सल्तनत का पतन भी प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद से आएगा इसका चचेरा भाई कह सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक होगा। इसका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक सुधार कार्यक्रम चलाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 1351 से लेकर 88 ईस्वी तक। अब यहाँ पे बाकियों को आपको इग्नोर करके चलना है। यहाँ पे बहुत अधिक ये जो इनका टेन्योर अधिक नहीं है, बहुत छोटा छोटा, लगभग एक आध महीने भी कोई रेगुलर यहाँ पे शासक नहीं बन पाता है। यही एक नसरुद्दीन मोहम्मद होगा, देखिए 4 साल, लेकिन बहुत अधिक कोई परिवर्तन नहीं ला पाएगा। अंतिम जो शासक होगा इसी नसरुद्दीन मोहम्मद के समय, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसी के समय देखेंगे कि तैमूर लंग का आक्रमण हो जाएगा, और फिर से तैमूर लंग के आक्रमण के बाद से अब दिल्ली में एक नया वंश शुरू हो जाएगा, जिसे बोला जाता है सैयद वंश। ध्यान रखिएगा, सैयद वंश। तो चलिए बारी बारी से इन शासकों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में।
तो मैंने बताया था 3 ही को हम लोग इंडिकेट करके चलेंगे और बहुत विस्तार से इंडिकेट करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे इसका इतिहास, ठीक है, कहाँ से क्या है, कहाँ से आया हुआ है, किस प्रकार से राजगद्दी तक पहुँचा। उसके बाद से इसकी गृह नीति क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से यहाँ पे समक्ष इसकी समस्याएं कौन कौन सी थी उस समय जब ये दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर बैठा। चौथे नंबर पे इसका सुधार देखेंगे, बहुत सारा सुधार है, जैसे आर्थिक हो गया, सैन्य हो गया, प्रशासनिक संरचना को लेके, यातायात और डाकघर का, ठीक है, सुधार बड़ा मायने रखता है, इसके लिए बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा एक और फेमस चीज़ हो जाता है निजामुद्दीन औलिया, जो सूफी चिश्ती आप समझ सकते हैं, ठीक है, और सुल्तान के बीचों का जो संबंध है बहुत ही देखेंगे एक तीखापूर्ण संबंध होगा। फाइनली माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया के शराब से बेचारा ये मर गया, देखेंगे हम लोग। उसके बाद से इसका जो सैन्य अभियान है, सैन्य अभियान ही इसका अंततः मृत्यु का कारण बनता है, ठीक है। लास्ट में आके एक बंगाल और तिरहुत की तरफ से सैन्य अभियान करके लौटेगा और उसी में देखेंगे कि रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाएगी। कैसे होगी हम लोग समझेंगे। अब चलिए बारी बारी से इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1325 तक। टाइम पीरियड आपको ध्यान देने की बहुत अधिक ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर 1 में सबसे अधिक कौन किया, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद से गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न इसी तरीके से बन के आता है। अब यहीं ये देख पा रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक, पिता इसके बोला जा रहा है कि बलबन का होना हो, ये तुर्की दास ही था और माता पंजाब की एक जाट महिला के रूप में यहाँ पे थी। प्रारंभिक जो नाम था इसका गाजी बैग था। गाजी माने लड़ाकू जाति के रूप में आप समझ सकते हैं। कहीं कहीं इतिहास के द्वारा गाजी जो शब्द जो प्रयोग किया गया है काफिरों को मारने के लिए यहाँ पे किया गया है। दूसरा यहाँ पे देखिए जीवन की शुरुआत एक सैनिक के रूप में यहाँ पे किया गया। इब्न बतूता खुद बोलता हुआ नजर आएगा आपको कि अपनी जो बुक है रेहला में, ये लोग आया हुआ था उधर से, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, और अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, उस सबकी योग्यता से प्रभावित होकर धीरे धीरे, ठीक है, उस सबको प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो जीवन की जो शुरुआत है यही हुआ है, एक सैनिक के रूप में ये सब का हुआ है। योग्यता का परिचय दिया, अर्थात होता है ना कि कभी आपको एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है जिसको आप भुना जाते हैं तो आपकी पदोन्नति की सीढ़ी बड़ी तेज़ी से आगे जाने लगती है। ये होगा उल्लू खां के नेतृत्व में, क्योंकि यही उल्लू खां के नेतृत्व में, याद करिए, अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा हुआ था रणथंभौर के किला को घेरने के लिए। तो उल्लू खां के नेतृत्व में बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया हुआ था इस गयासुद्दीन तुगलक ने, क्योंकि उल्लू खां तो मारा गया था उस रणथंभौर के किला को घेरने में, लेकिन एक होता है ना कि बहुत सारे अगर लोग हैं तो उसमें अगर एक व्यक्ति अगर चमक के अगर आ रहा है सामने तो शासक की नज़र में आएगा। इसी समय से माना गया कि अलाउद्दीन खिलजी के नज़र में वो आ गया। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो उसका पद और प्रतिष्ठा में बढ़ने लगा, बड़ा बड़ा पद भी दिया जाने लगा, जैसे सीमा रक्षक का, उत्तर पश्चिम का जो सीमा रक्षक का जो पद था उसको दिया गया, जो खासकर मंगोल आक्रमण काफ़ी रूप से उधर होता था। अब देखिए यहाँ पे आगे चल के राज्यपाल नियुक्त किया गया दीपालपुर, आपको याद होगा, ठीक है, पंजाब, वर्तमान में दीपालपुर पाकिस्तान में यहाँ पे पड़ेगा, वहाँ का जो पंजाब का जो क्षेत्र है वहाँ का इसको राज्यपाल नियुक्त किया गया। मंगोलों के विरुद्ध कई बार विजय अभियान इसने जारी रखा। 29 बार, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत दिया गया है, 29 बार सर्वाधिक मान्यता है। और जब इसने मंगोलों के विरुद्ध विजय अभियान किया, उनके क्षेत्रों में जाके कर भी वसूला, इसीलिए एक इसको उपाधि दिया गया है, जिस उपाधि का नाम है, ध्यान रखिएगा, मलिक उल गाजी की उपाधि इस गयासुद्दीन बलबल को उसी समय यहाँ पे दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही यहाँ पे दिया गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे सितंबर 1320 में नसरुद्दीन खुसरो शाह को इसने पराजित कर दिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अंतिम जो खिलजी वंश के दो शासक होंगे, एक तो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, और दूसरा जो इससे भी ठीक कह सकते हैं कि कन्वर्टेड जो हिंदू जो शासक था खुसरो था। ये भी देखिए कितना पागल शासक था, इसने भी खलीफा की उपाधि धारण करके बैठा हुआ था, और ये भी कोई कम नहीं था, ये भी पैगंबर का, ठीक है, सेनापति के रूप का पद का धारण यहाँ पे किया हुआ था। क्योंकि ये खुसरो देखिए कन्वर्टेड था, मैंने बताया तो धर्मांतरण की प्रक्रिया से गुजरा हुआ था। तो बहुत सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी इसको बहुत अधिक पसंद नहीं करते थे, और जब इसने अमीरों वगैरह को ही मारना शुरू किया तो उसमें से एक गयासुद्दीन तुगलक आया, इसकी शासन सत्ता को मानने से इनकार कर दिया कि तुम कोई भी हो, डजेंट मैटर। और फाइनली जब मामला बहुत अधिक तूल पकड़ने लगा तो दोनों में युद्ध भी हुआ। अब उस युद्ध को लेकर यहाँ पे माना जाता है कि खुसरो शाह देखिए यहाँ पे पराजित हो गया, उसकी गर्दन काट दिया गया।
अब उससे दिल्ली के अमीर लोग बहुत यहाँ पे देखिए खुश हुए। तो दिल्ली के अमीर लोग जब खुश होंगे तो चाहेंगे कि ये आके शासक बन जाए, और इसीलिए ये इसकी जो सिंहासन रोहण की जो प्रक्रिया होगी ना, देखिए क्या लिखा हुआ है। सर्वप्रथम सर्वसम्मति से सुल्तान पहला शासक यही था गयासुद्दीन तुगलक, जिसमें कोई रोक टोक नहीं। सर्वसम्मति का मतलब सबकी सहमति से। अब यहाँ पे मुझे अलाउद्दीन खिलजी की बात याद आ रही है कि शासन सत्ता को ग्रहण करने के लिए ईश्वर का कोई रोल नहीं होता है, जनता का कोई रोल नहीं होता है, बल्कि अगर आपको शासक बनना है तो उलेमाओं का, अमीरों का आपका सहयोग लेना पड़ेगा। और इसमें आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो के, आप कह सकते हैं कि बहुत ही अधिक जो आक्रामक जो नीति से अमीरों को, इन उलेमाओं को यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जब बचाया गया था, तो अब ये लोग कर रहा है कि देखो भाई तुम ही शासक बन जाओ। और यहाँ पे ऐसा माना गया कि अमीर लोग उसका हाथ पकड़ के लेके गए कि चलो दिल्ली की, ठीक है, राजगद्दी पे दिल्ली का सुल्तान तुम बन जाओ। और यही कारण है कि शाही जो छत्र है ना, देखिए यहाँ पे एक खोखर सरदार गुलचंद्र के द्वारा दिया गया कि वो लाया, लगा दिया कि देखो तुम अब शासक बने रहोगे। लेकिन माना जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने बहुत यहाँ मना भी किया था कि भाई हमें मत बनाओ, खिलजी वंश का ही अगर कोई बचा हुआ है भाई शासक उसे बना दो। लेकिन फाइनली अब यही है कि अमीरों को बहुत अधिक ये पसंद आ चुका था, बहुत योग्य भी था, बहुत बूढ़ा भी हो चुका था, तो अमीरों को यही लगता था कि अगर ये शासक बन जाएगा तो सबसे बेहतर रहेगा। राजगद्दी पे जब बैठेगा तो ये कहेगा भी कि अलाउद्दीन की कृपा के कारण मैंने यह पद प्राप्त किया, क्योंकि अलाउद्दीन उस समय अपने शासनकाल में जब इसको अगर प्रमोट नहीं किया होता तो इतने ऊपर ये नहीं आ पाता। और इसका देखिए आभार भी यहाँ पे जता रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए अब शासक यहाँ पे बन गया। अब आ रहा है गयासुद्दीन तुगलक के समक्ष समस्याएं, क्योंकि दो दो अयोग्य शासक, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह कह लीजिए या फिर खुसरो को आप कह लीजिए, ठीक है, दोनों को अयोग्य शासक की कैटेगरी में यहाँ पर रखा जाता है। तो उनके समय जो भी क्षेत्रीय जो शक्तियाँ थी, देखिए जैसे क्षेत्रीय शक्तियाँ, ठीक है, अपना फन फैलाने लगती है। कारण क्या होता है आप समझिए कि अगर दिल्ली में अगर कोई सुल्तान बैठा हुआ है, जब तक इसका कंट्रोल आसपास के क्षेत्रों में मौजूद रहेगा, इसका अपने राज्यपाल पे आप गवर्नर कह सकते हैं, सूबेदार कह सकते हैं, ठीक है, या फिर इसके साथ साथ आप इक्ता कह लीजिए, जब तक उसका कंट्रोल इन सारे ही क्षेत्रों में रहेगा, बड़ी शानदार तरीके से वो कार्य करेगा। लेकिन जैसे ही दिल्ली सल्तनत पे यहाँ पे बैठा जो शासक होगा कमज़ोर पड़ने लगेगा, इनकी शक्तियाँ बढ़ने लग जाएगी और ये लोग सेपरेट होने लगेगा। अब इसमें जो भी क्षेत्रीय शक्तियाँ, खासकर हरियाणा के क्षेत्रों में, गुजरात के क्षेत्रों में देखेंगे तो हमेशा ये लोग चैलेंज पैदा करता है, क्योंकि यहाँ पे छत्राड़ी भाव है, क्षत्रिय शासक है, राजपूत शासक हैं। जैसे देखेंगे कि भाई दिल्ली की गद्दी पे कोई अयोग्य कमज़ोर शासक बैठा हुआ है, ये अपने आप को सेपरेट करने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि भाई इनसे किस तरीके से, ठीक है, निपटा जाए। अब यही समस्या है, देखिए राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक समस्याएं तो पूरी तरीके से यहाँ पे चरमरा गई थी जब गयासुद्दीन तुगलक राजगद्दी पर बैठा। सुल्तान के पद की गरिमा काफ़ी यहाँ पे, ठीक है, बेकार हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था पिछला क्लास कि कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह ऐसा शासक था जो माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि नंगा ही वो, ठीक है, दरबार में यहाँ पे आ जाता था। तो वैसे अब देखिए बलबन ने कितना मेहनत से बनाया हुआ था, राजपद की गर्मी को स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन देखिए आने वाले अयोग्य शासकों के द्वारा क्या किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके साथ अलाउद्दीन का, ठीक है, राजस्व जो प्रणाली था बिल्कुल यहाँ पे ध्वस्त हो चुका था, क्योंकि इन दोनों शासकों ने जो भी वो राजस्व प्रणाली अलाउद्दीन का देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। चाहे भू राजस्व को लेकर ले लीजिए, बाजार नियंत्रण व्यवस्था को ले लीजिए, वैसे व्यवस्था को चलाने के लिए एक मजबूत शासक, एक विल पावर वाले शासक की ज़रूरत होगी। और क्योंकि इन पे तो था नहीं, और नहीं तो जितना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राज को इकट्ठा किया गया था सब ये लोग पूरा ख़त्म कर दिया, अमीरों में यहाँ पे पूरी तरीके से बांट दिया उनको खुश करने के लिए। तो बहुत समस्या थी यहाँ पे, देख पा रहे हैं, ध्वस्त हो चुका था, केंद्रीय नियंत्रण का पूरी तरीके से यहाँ पे अभाव था। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग उत्तर भारत की बात कर लें, सिंध में सूबेदार अमर ने, ध्यान रखिएगा, ठट्टा और निचले जो सिंध का जो क्षेत्र था यहाँ पे अपने आप को स्वतंत्र बिहेवियर करने लगा था। स्वतंत्र मतलब समझ रहे हैं ना कि भाई अब हम दिल्ली शासक के अंतर्गत नहीं है, बल्कि हम अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। और जैसे स्वतंत्र होता था अपने नाम का सिक्का, खुतबा पढ़वाना और फिर अपने साम्राज्य का विस्तार करना, जैसे एक स्वतंत्र शासक करता है, कुछ इस टाइप की एक्टिविटी इनके अंदर आ जाती थी।
राजस्थान में देख पा रहे हैं वहीं जो एरिया है राजपूताना, चित्तौड़, नागौर और जालौर, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही मेहनत से इन क्षेत्रों को जीता हुआ था, सब ये ठीक है सेपरेट हो गए थे। इसके अलावा गुजरात में भी यहाँ विद्रोह प्रारंभ हो गया था, अपने आप को भी ठीक है सेपरेट करने की वो मांग कर रहे थे। इसके अलावा बंगाल में भी देखेंगे, क्योंकि बंगाल तो देखेंगे तो बलबन के समय ही जो याद होगा कि बलबन का जो पुत्र था बुगरा खां ने अपने आप को दिल्ली सल्तनत से सेपरेट कर लिया था। लेकिन बंगाल में भी कुछ ऐसी यहाँ पे घटनाएं हो गई देखेंगे राजगद्दी को लेके कि फिर से दिल्ली को आना पड़ेगा इनकी ठीक है घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए, और पुनः ठीक है फिर से बंगाल दिल्ली सल्तनत के अंडर कंट्रोल में आ जाएगा। तिरहुत है बिहार का, उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है वो ठीक है मिथिलांचल का जो क्षेत्र है यहाँ पे उसका अभियान होगा, और जाजनगर उड़ीसा में भी वो अपना अभियान करेगा। इसके अलावा दक्षिण भारत की बात कर लें तो तेलंगाना में देखिए वारंगल, ये जो देखिए काकतीय वंश का जो शासक है रुद्र प्रताप देव, देख पा रहे काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक माना जाता है। और ये यही जो रुद्र प्रताप देव है अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार किया था, लेकिन जैसे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई अब ये सब अपने आप को देखिए स्वतंत्र सेपरेट कर रहा है। इसके अलावा माबर वाला इलाका है देखिए मदुरै, वर्तमान में तमिलनाडु का जो एरिया है, होयसल जो प्रदेश है, चूँकि इन दोनों ही क्षेत्रों का शासक जो बन गया था देखिए बीरबल्लाल। अब बीरबल्लाल कैसे बना, देखिए होयसल का तो था ही, माबर में जब याद होगा कि जब वहाँ पे ठीक है दो भाई आपस में लड़ रहे थे राजगद्दी को लेके, तो बीरबल्लाल ने उसमें बाजी मार लिया दिल्ली सल्तनत के सहयोग से, अलाउद्दीन खिलजी के सहयोग से। तो इतने बड़े क्षेत्रों पे इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। अब यही चैलेंज है गयासुद्दीन तुगलक के साथ, इन क्षेत्रों को पुनः हम मिलाए कैसे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, गयासुद्दीन की यहाँ पे गृह नीति देखिए, अमीर खुसरो की तुगलकनामा में सारी की सारी जो गृह नीति है इसी ठीक है तुगलकनामा में इसका देखने के लिए मिल जाएगा। बोला जाता है कि बहुत ही योग्य व्यक्ति थे गयासुद्दीन तुगलक, विवेक और बुद्धि से परिपूर्ण था, क्योंकि 100 पंडितों का जो ज्ञान था उसके मुकुट के मैंने राज मुकुट के अंदर था, ऐसा अमीर खुसरो के द्वारा यहाँ पे बोला जाता है। जैसे पंडित लोग हैं ना, मैंने उनको योग्य विद्वान माना जाता है, तो भाई 100 पंडितों को अगर एक साइड रख दिया जाए तो गयासुद्दीन तुगलक को एक साइड रख दिया जाए तो बुद्धिपिता में उनका वो ठीक है टक्कर देने वाला था, उनसे कम नहीं था। यही भाव है अमीर खुसरो का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था के तहत सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति इसने सुदृढ़ करने का प्रयास किया। अब यही तो एक युग शासक की खासियत होती है कि देखिए समस्याएं तो बहुत होती है, लेकिन अगर बाहरी समस्याओं को अगर सर्वप्रथम आप डैमेज करने में या फिर इसको सुदृढ़ करने में लगेंगे तो आपकी जो आंतरिक समस्या है बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि जब तक आप अपने घर पे ही एक स्टेबल सिचुएशन में नहीं रहेंगे, बाहर आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, विस्तार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भी वही चीज़ कर रहा है, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है। कैसे कर रहा है तो देखिए, कानून अब यहाँ पे लाया, बहुत सारा जो लॉ है कानूनों का संग्रह ठीक है इसने बनाया, इकट्ठा किया। भ्रष्टाचार और गबन को रोकने के लिए जो भी अधिकारी थे भी समझ रहा था कि सारे जो समस्या हैं अधिकारियों की वजह से यहाँ पे आती है, तो अच्छा वेतन देना उनको शुरू किया, ताकि ठीक एक मोटिवेशन होता है ना कि बार बार मोटिवेशन के लिए एक अच्छा सैलरी मिलता है तो किसी को भी काम करने का मन करता है। यही चीज़ इसने लागू किया। निष्ठा व योग्य व्यक्तियों को ठीक है पदोन्नति मतलब प्रमोशन देना यहाँ पे शुरू कर दिया कि देखो चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हें प्रमोशन में दिया जाएगा। और सभी अवैध अनुदान जितना भी दिया गया था बहुत पहले से, वैसे तो अवैध अनुदान और जागीरों को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी जब्त किया गया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद से अयोग्य जो भी उसका उत्तराधिकारी होगा, चाहे कुतुबुद्दीन को ले लीजिए, कुतुबुद्दीन जो शाह था यहाँ पे ठीक है, इसके अलावा खुसरो को ले लीजिए, फिर उनके समय वही सिचुएशन यहाँ पे आ गया था। तो फिर से देखिए वही चीज़ कर रहा है, मैंने बार बार होता है ना जैसा कहता है ऐसा टिट फॉर टैट, कुछ इसी चीज़ को ये भी अपनाने की कोशिश कर रहा है। देख पा रहे मध्यवर्ती जो जमींदार थे विशेष रूप से मुकद्दम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार यहाँ पे लौटा दिया गया। कुछ है नहीं, मैंने कुल मिला के बात यही कहा जा रहा है कि जो भी मिडिल क्लास का जो जमींदार था, जो भी ठीक है उनको अधिकार था, विशेष अधिकार था, मुकद्दम खूत, सब उनको अधिकार वापस लौटा दिया गया। अमीरों की भूमि पुनः यहाँ पे लौटा दी गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये सब लौटाया जा रहा है लेकिन अवैध अनुदान और जागीरों को जब्त करके लौटा रहा है। तो इसीलिए गयासुद्दीन तुगलक को एक मध्य मार्गीय व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, शासक के रूप में जाना जाता है कि बहुत अधिक न कठोर नीति अपनाएगा, न बहुत अधिक लचील नीति अपनाएगा, बीच का
मध्यम मार्ग को अपना के चलने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रशासनिक पुनर्गठन के लिए क्या करेगा, तो अब देखिए वही चीज़ ये भी करेगा। जैसे कि कोई भी नया शासक बनता था, अभी दिल्ली सल्तनत के शासकों में ट्रेंड है कि जैसे शासक बना तो पिछले वाले शासक से अगर मनमुटाव है, उसका बनता नहीं, अगर उसकी हत्या करके बैठा हुआ है, तो जो भी उसके सगे संबंधी या फिर उसके नज़दीकी के जो लोग थे, सबको उसको हटाने का काम करेगा, ख़त्म करने का काम करेगा। यही चीज़ इसने भी किया कि खुसरो शाह के सहायकों का निष्कासन किया कि भाई उसके सगे संबंधियों को हम फिर या फिर जो भी उसके प्रति जो निष्ठा व्यक्त करते हैं उसको हम रखेंगे नहीं। प्रशासन में नियुक्त अपने समर्थकों को इसने लगाना शुरू कर दिया। इसके अलावा अपने पुत्रों को मैंने बहुत अधिक प्रमोट करना शुरू किया। एक समय था जैसे बलबन, बलबन को भी ठीक अपने पुत्रों को प्रमोट के लिए मतलब जाना जाता है, वैसे ही ये भी कर रहा अपने पुत्रों को। ज्येष्ठ पुत्र बहुत फेमस नाम है मलिक फखरुद्दीन, यही होगा जूना खां। इसको उपाधि देगा, ध्यान रखिएगा, उल्लू खां की। और ये कोई और नहीं है बल्कि एक किसका एक योग्य पुत्र आप कह सकते हैं, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा जो लिखा जो इंसान है, इसी को आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। तो यहीं से आप चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आगे चल के उसको जब पढ़ेंगे तो चीज़ें और आप बेहतरीन तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे। इसके अलावा इसका और पुत्र है जैसे कि बहराम आयबा है, ठीक है, इसको किसलू खां की उपाधि दिया गया। अब प्रशासनिक पुनर्गठन में ये देखिए उपाधि दे रहा है और इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दे रहा है अपने शासन प्रशासन को चलाने के लिए। संगीत विरोधी था जिसे बलबन था, ठीक है, राज पद की या फिर ठीक है दिल्ली सल्तनत की ताज की गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसा देखिए बहुत सारे शासकों के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा ताकि एक डिसिप्लिन मेंटेनेंस की यहाँ पे भावना बनी रहे। नेक्स्ट है यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया और सुल्तान का संबंध। अंतिम जो देखिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, ठीक है, हम दिल्ली सल्तनत नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है, खिलजी वंश के अंतर्गत अंतिम जो शासक था देखिए खुसरो था। देखिए खुसरो का जो संबंध था निजामुद्दीन औलिया से बहुत शानदार था, शानदार तरीके से चल रहा था, बहुत अधिक दान दक्षिणा कर रहा था। ऐसा माना गया कि खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया को बहुत बड़ी राशि दिया हुआ था, दान दिया था, क्योंकि उस समय खानकाह वगैरह बनवाना, धार्मिक अनुष्ठान करवाना, मुस्लिम धर्म में भी ये सब चीज़ होता रहता था। गायक वगैरह समझ रहे हैं ना, चिश्ती सिलसिला जो चल पड़ा था उस समय, सूफी आंदोलन के रूप में आप समझ सकते हैं। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है, बहुत बड़े धन की ज़रूरत होती थी जो शासकों के द्वारा जनरली यहाँ पे दिया जाता था। अब यही देखिए यहाँ पे माना गया कि जो भी पैसा दिया था ना, जो भी खर्चा दिया था निजामुद्दीन औलिया को खुसरो, अब जब ये आएगा गयासुद्दीन बलबन तो ये निजामुद्दीन औलिया को कुछ समझेगा नहीं, बोलेगा कि देखो पिछला जो शासक ने दिल्ली के राजकोष से दिया है तुमको, बहुत बड़ी राशि दिया है, जितना राशि दिया है हमको वापस चाहिए। यही है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। और खुसरो ने क्या किया था, तो धार्मिक अनुष्ठान के लिए देखिए कितना दिया था, 5 लाख टंका दिया हुआ था। बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी उस समय 5 लाख टंका, क्योंकि अब गयासुद्दीन जब तुगलक बैठेगा तो देखेगा राजकोष तो खाली है, इसीलिए जब उसको पता लगेगा इतनी बड़ी राशि संत निजामुद्दीन औलिया को दिया गया है तो उससे मांगेगा। और जब मांगेगा, ठीक है, और मांगने तक तो सीमित है, ठीक है, चूँकि शासक है आपको समझना है, और निजामुद्दीन औलिया क्योंकि ठीक है उनमें श्रद्धा का भाव है, साक्षात वे लोग, ठीक है, आप कह सकते हैं कि उस समय बहुत ही मतलब धार्मिक दृष्टिकोण से उनका जो पद था काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो चला था। लेकिन अब गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पे एक शासक यहाँ पे बैठा हुआ है, मांगता तक तो ठीक है, मारने तक का धमकी दे दिया, देखेंगे आगे चल के। और जब मांगने तक की जब धमकी दे देगा, जब जाएगा ये गयासुद्दीन, जब तुगलक जाएगा बंगाल बिहार के अभियान के लिए जाएगा, तो उसी समय बाकायदा, ठीक है, मैसेज भेजवाया जाएगा यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया के पास कि जितना भी धन लिए हो वापस दो, वरना हम आ रहे हैं, हमारे आने से पहले, मेरे कदम दिल्ली में पड़ने से पहले तुम दिल्ली को छोड़ के चले जाना। तो यही निजामुद्दीन औलिया बोलते हैं हनूज दिल्ली दूर अस्त, मैंने अभी दिल्ली दूर है, तुम दिल्ली आके तो दिखाओ। तब तक रास्ते में बेचारा गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाएगी। कैसे होगी, मेरे साथ बने रहिए। इसके अलावा यही नहीं रुकेगा, लोक कल्याणकारी कार्य भी करवाएगा। राजकीय आय में वृद्धि को लेकर 20 का जो बिल्कुल जो इसका जो विचार था, बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी से अलग था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने कर वृद्धि को लेके ही अपने राजकोष को भरना शुरू किया था। इसको लगा कि राजकीय आय में जो वृद्धि है ना, भू राजस्व में वृद्धि के द्वारा नहीं किया जा सकता है, बल्कि अगर राजकीय आय में वृद्धि करना है तो उत्पादन को बढ़ाओ, उत्पादन जितना अधिक होगा भू राजस्व की दर कम भी रहेगी, तो अच्छे तरीके से राजकोष यहाँ पे संपन्न होगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी भी देश में देखिए अगर हाईली जो टैक्स अगर लगाएंगे
लोगों पे, तो वो लोग अपना टैक्स, ठीक है, कर की चोरी करने लग जाएंगे। टैक्स की राशि ऐसी होनी चाहिए जिससे कि, ठीक है, मतलब कम से कम हो, तो उसमें अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और अधिक से अधिक जब पार्टिसिपेट लोग करेंगे कि मास नंबर जाएगा, तो देखिए राजकोष पुनः यहाँ पे भरने लग जाएगा। यही बात यहाँ पे ये कर रहा है। कृषि उपज और, ठीक है, कृषि योग्य भूमि का यह विस्तार करने का प्रयास करेगा। नहर निर्माण करवाएगा इसमें मामले में, ठीक है, इसको भी माना जाता है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान की कैटेगरी में ही इसको भी रखा जाता है। इसके अलावा देख पा रहे हैं यहाँ पे भूमि कर के रूप में 1/3, ठीक है, 1/3 ये यहाँ पे लेगा। इसके अलावा ऋणों की वसूली बंद करवा देगा, क्योंकि जो भी पुराने शासकों के समय जो भी ऋण लिया गया था, खासकर खुसरो और कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह के समय, बोलेगा ऋण लेंगे, अब लोगों के पास पैसा है नहीं तो वो दे नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेलफेयर स्टेट की यहाँ पे अवधारणा को रख रहा है। निर्धनों की सहायता का आयोजन भी करेगा और साथ में कन्याओं के विवाह की भी व्यवस्था करेगा। और इन कन्याओं के विवाह में खिलजी कन्याएं इसमें बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती हैं। अर्थात जैसे आज होता है ना, मतलब नेताओं के द्वारा या फिर बहुत सारे एनजीओ के द्वारा मास नंबर पे जो विवाह कराया जाता है, उसमें बहुत सारे लोग, खासकर जिनके पास संसाधनों की कमी है, वैसे लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं। कुछ इसी टाइप का शासक अपना रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद कुछ इसकी आर्थिक नीतियों को भी देख पा रहे हैं। आर्थिक नीति में देखिए मैंने बताया हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है, बिल्कुल उसकी नीतियों को लेके बहुत अधिक मतलब मेल नहीं खाता था। मध्यवर्ती नीति को न अपनाया। बर्नी खुद बोल रहा है कि मध्य मार्गी व्यक्ति था, मध्यवर्ती नीति को अपनाया। इसी को रस्म मियान बोला गया, तारीख एल, ठीक है, दाल बोला गया। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि तारीख दाल क्या है, तो गयासुद्दीन तुगलक की मध्य मार्गीय नीति को ही बोला जाता है। भू राजस्व संबंधी सुधारों को इसने 3 स्तरों पर लागू करने का प्रयास किया, जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे मुक्ता, सबसे ऊपर प्रांतीय राज्यपाल के रूप में। इसके अलावा मुकद्दम, गांव के मुखिया। और तीसरा खुद देखिए यहाँ पे कृषकों के माध्यम से। 3 स्टेज पे इसने पूरा एक खाका तैयार कर दिया। भूमि नाप के लिए देखिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, बिस्वा लाया हुआ था। इसने उसकी जगह गल्ला बटाई और नस्क प्रथा को लाया। सब उस समय भूमि नाप का तरीका होता है। कभी कभी एग्जाम में देखिए मैचिंग करने के लिए यहाँ पे पूछ देगा गल्ला बटाई क्या है, नस्क प्रथा क्या है। तो थोड़ा सा अगर आप इस प्रक्रिया से पढ़ रहे हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से उसको मैचिंग कर सकते हैं। दुर्गों का निर्माण भी करवाया। बाकायदा माना गया कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक था जिसने कृषकों को सुरक्षा देने के लिए दुर्गों का निर्माण करवाया। चूँकि अभी तक तो सीमा की सुरक्षा करने के लिए दुर्गों को निर्माण कराया जाता था, लेकिन ये एकमात्र ऐसा शासक है जो कृषकों को लुटेरों से बचाने के लिए यहाँ पे करता था। कि उस समय जो गतिविधियाँ थी, लुटेरों वगैरह काफ़ी बड़ी मात्रा में थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय काफ़ी शांत हुआ करते थे, लेकिन जैसे अयोग्य शासक आएगा तो ये फिर से, ठीक है, एक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे यातायात और डाक व्यवस्था में सुधार किया। सेना की सुविधा को लेके ना, सेना के, चूँकि ऑलरेडी गयासुद्दीन जो तुगलक था सेना से ही ऊपर आया था, प्रमोट होके आया हुआ था। तो सेना को बिल्कुल ही मैंने उसको अपने एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने बच्चों की तरह समझ रहा था। और क्या क्या उसको समस्या थी, ठीक है, सब पता था। प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास सेना को लेकर बहुत अधिक था। यातायात पे बहुत अधिक सुधार दिया इसने। यातायात से 2 चीज़ होगा, आम लोगों के लिए भी सही होगा, सैनिक गतिविधियां भी पूरी तरीके से तेजी से मूव कर पाएगी। इसके लिए बाकायदा उसने सड़कें बनवाया, पुल का यहाँ पे, ठीक है, निर्माण करवाया। और नहरों का भी यहाँ पे निर्माण करवाया, ठीक है। पुल नहर देख पा रहे हैं, ठीक है, लगभग वही चीज़ है। पुल और नहरों का निर्माण करवाया ताकि कभी कभी बरसात के दिनों में, चूँकि उत्तर भारत के एरिया है, उन विषम परिस्थितियों में भी अगर ज़रूरत पड़े तो सैनिक पूरी तरीके से मूव कर सके। डाक व्यवस्था के लिए इसको बहुत, ठीक है, जाना जाता है, इस गयासुद्दीन तुगलक को। डाक के व्यवस्था को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बरीद ए मुमलिक यहाँ पे बोला गया। इसके विभाग को बरीद ए मुमालिक बोला गया। देखिए प्रत्येक 3-4 मील में, मैंने 1 मील, ठीक है, 1 मील बराबर लगभग शायद मेरे ख्याल से 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है। तो 1 मील नहीं है यहाँ पे, 3 से 4 मील के अंतर्गत, समझ रहे हैं ना, मैंने इतना से दूरी तक, मैंने मान के चलिए 16 चौक, हाँ, मैंने वहीं है 4-5 किलोमीटर के अंतर्गत, ठीक है, एक एक डाक व्यवस्था को रखा गया। जैसे वर्तमान में है आज, गांव से लेके, देखिए गांव से लेके, ठीक है, तहसील से लेके पूरा जिला तक पूरी डाक व्यवस्था जुड़ी है। गांव तहसील हो गया, शहर हो गया, राज्य के रूप में समझ सकते हैं, केंद्र के रूप में समझ सकते हैं। आज तो पूरा वैश्वीकरण, ग्लोबलाइज ही हो गया है डाक व्यवस्था। तो इसको आपको समझना होगा। प्रत्येक 3-4 मील में
कर्मचारियों और इसके लिए घुड़सवारों को यहाँ पे नियुक्त किया गया डाक व्यवस्था को यहाँ पे, ठीक है, व्यवस्थित करने के लिए। एक घुड़सवार होता था और दूसरा पैदल होता था। घुड़सवार का काम आप समझ रहे हैं ना कि दूरी को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए होता था, और दूसरा यहाँ पे ध्यान रखिएगा पैदल भी होता था जो बांटने का काम करता था आसपास के इलाकों में जहाँ मेन मेन घर होता था। साधारण लोगों को यहाँ पे नहीं था, इसमें वही लोग थे जो अच्छे अच्छे पद पे उस समय पहुँचे हुए थे, उन तक मैसेज भेजवाने का बहुत बड़ा माध्यम हुआ करता था। शाही डाक व्यवस्था के रूप में भी इसे जाना जाता है। पूछ देगा, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का डाक व्यवस्था किससे संबंधित था, तो शाही डाक व्यवस्था से संबंधित था, जन साधारण के लिए ये नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट, ठीक है, सैनिक सुधार। सैनिक सुधार भी करेगा। बर्नी खुद बोल रहा है कि सैनिकों के प्रति जो उसका जो स्नेह था, देखिए उसके माता पिता से कह रहा है कि अधिक था। बिल्कुल अपने बच्चों की तरह अपने के सैनिकों को मानता था। इक़्तिदारों को इसके लिए निर्देश दिया कि देखो सैनिकों के उचित वेतन और भत्ते मिलना चाहिए, अर्थात जो भी हम यहाँ से रिलीज कर रहे हैं बाकायदा वो सैनिकों के पास पहुंचना चाहिए, और वेतन से कमीशन काटने की प्रथा को बंद कर दिया ताकि सैलरी सैनिकों को अच्छा मिल पाए। इसके साथ साथ स्वयं सैनिकों का जो वेतन जो रजिस्टर था स्वयं देखता था, उसकी जांच करता था कि कहीं ये लोग बीच में जो बिचौलिया जो होते थे, बहुत सारे जो अधिकारी के रूप में समझ सकते हैं, ये ना खा जाए। और हुलिया और दाग प्रथा को बहुत अधिक कठोर किया, चूँकि हुलिया याद करिए सैनिकों के लिए होता था और घोड़ों को दागने के लिए यहाँ पे दाग प्रथा एक सिंबलाइज रूप में दोनों का प्रयोग किया जाता था। तो इसको भी नियम बहुत कठोर बना दिया, क्योंकि होता क्या था, देखिए सैनिक इसका दुरुपयोग नहीं कर पाते थे, सैनिकों को अंडर डर भी था, लेकिन सबसे इसका जो दुरुपयोग करते थे हुलिया और दाग का जो अधिकारी होते थे, एक ही सैनिक का नाम पे, ठीक है, यहाँ से भी समझिए कि राजस्थान से भी ले लिया, उनके बदले वेतन ले लिया, बंगाल से भी ले लीजिए एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, अवध की तरफ से भी ले लिया। तो समस्या होती थी, क्योंकि एक ही व्यक्ति को, ठीक है, अगर इस तरीके से वेतन बार बार दिया जाएगा तो काम तो एक ही करेगा, लेकिन वो वेतन सैनिकों तक नहीं पहुंच रहा था, बल्कि उसमें बिचौलिए या फिर बीच के जो अधिकारी होते थे वो खा जाते थे। इसीलिए इस चीज़ को बाकायदा समझ रहा था। देखिए खुद उसका लाइफ, ठीक है, घिस घिस के ऊपर बढ़ा हुआ है, तो इन कमियों को बखूबी समझ रहा है। अब गयासुद्दीन तुगलक का सैन्य अभियान, अंतिम जो पोर्शन आप इसे भी देख लीजिए। सैन्य अभियान पहला है, देखिए 1321 में प्रथम जो सैन्य अभियान होगा तेलंगाना के खिलाफ होगा। तेलंगाना के खिलाफ क्या होगा, तो शासक जो यहाँ का देखिए जो राय प्रताप रुद्रदेव जो था यहाँ पे, वहीं काकतीय वंश का, ये भी उस समय बेचारा बूढ़ा भी हो चुका था। देखिए खराज देना बंद कर दिया था और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। ये खराज क्या है, तो माना गया है कि कृषि भूमि में ये दिल्ली सल्तनत जो कर लगाता था, खासकर अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में, उसी को खराज बोलते थे रेगुलर रूप में, ठीक है। उनकी राशि कम हुआ करती थी लेकिन उनको देना पड़ता था। तो ये बंद कर दिया कि भाई अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया तो क्यों देगा। जब तक अलाउद्दीन खिलजी था उसके डर से दिया, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई तो नहीं दिया, तो समस्या आएगी यहाँ पे देखिए। और इसीलिए इसने पहला अभियान यहीं पे किया। अपने पुत्र जूना खां को अभियान के लिए भेजा। भाई जूना खां और कोई नहीं है बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे आएगा इस, ठीक है, तेलंगाना के जो वहाँ का जो किला था एकदम समझिए कि एकदम घेर के रखा हुआ था। 6 महीने तक माना गया उसको उलझा के रखा गया था उस किले के अंदर एंट्री करने की यहाँ पे, ठीक है, उसके सैनिकों के द्वारा पूरी तरीके से, ठीक है, पुरजोर यहाँ पे कोशिश किया गया। लेकिन फाइनली, ठीक है, एक ऐसा मोमेंट आया कि उसी समय इस जूना खां को, ठीक है, मैसेज मिला कि भाई उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब जैसे उसके पिता की मृत्यु हो गई, समझिए एक पुत्र के लिए कितना भयावह स्थिति होगी। युद्ध में है और पता चल रहा है कि भाई उसके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन एक महज अफवाह था। ये अभियान को छोड़ के वापस चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो दौलताबाद का जो एरिया है महाराष्ट्र में, वहाँ वापस जाएगा। और जाएगा तो फिर इसको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो अफवाह था। और पुनः गुस्सा होकर आएगा और यहाँ पे डाक व्यवस्था को और शानदार तरीके से बनाएगा कि सही भाई मैसेज यहाँ पे पहुँचना चाहिए मेरे पास। और देखिए पुनः 1323 ईस्वी में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस तेलंगाना को क्षेत्र को पूरी तरीके से विलय कर लिया जाएगा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत यहाँ पे कर लिया जाएगा, अर्थात तेलंगाना को दिल्ली का यहाँ पे भाग बना लिया जाएगा। तेलंगाना का नाम बदलकर यही है सुल्तानपुर यहाँ पे रखा जाएगा। अब दूसरा जो अभियान होगा यहाँ पे देखिए जाजनगर उड़ीसा का अभियान होगा। बिल्कुल लिंक है। यहाँ का जो शासक था ना, ये शासक के साथ चूंकि एक समस्या थी, इसको अब ध्यान रखना पड़ेगा। समस्या क्या थी, सॉरी, इसका पहले
भौगोलिक लोकेशन देख लीजिए जाजनगर का, ठीक है, वही है बैतरणी नदी के तट पर जो स्थित ये क्षेत्र है। शासक था यहाँ का, ठीक है, भानुदेव द्वितीय को दंडित करने के लिए यहाँ पे गया था। इसकी, ठीक है, क्यों दंडित करने के लिए गया था? इसने जो तेलंगाना का जो शासक था रुद्र प्रताप देव को इसने सपोर्ट किया हुआ था जब खिज्र खां, ठीक है, उस अभियान में चल रहा था। इसीलिए इसको लगा कि भाई इसको भी निपटाना जरूरी है। और इसके अलावा प्रताप जो रुद्रदेव की सहायता किया, इसने गोंडवाना के शासकों से भी संधि कर लिया। अब यही समस्या है कि अब दिल्ली सल्तनत के सामने कोई फैन फैटा है तो उसको भाई काटना जरूरी है। और जूना खा गया उस जाज नगर पे, इससे भी अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया। और देखिए यहाँ पे इसका जो प्रमाण है हमें राजमुंदरी अभिलेख में मिलता है। बड़ा फेमस अभिलेख है राजमुंदरी अभिलेख। इसमें जूना खां को उल्लू खां बताया गया है और दुनिया का खान बोला गया है। और राजमुंदरी जो जगह है, ठीक है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित है। इससे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चूंकि दोनों ही यहाँ पे अभियान करेगा तो इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा है यहाँ पे देखिए मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण देखिए सेल मुगर के नेतृत्व में जो मंगोल थे सिंध नदी को पार कर गए थे। अब वही एरिया है इनका सप्त सिंधु वाला प्रदेश थे, कभी सिंध नदी को, रावी नदी को, ब्यास नदी को। और वहीं समझिए कि बाउंड्री लाइन था। जो भी योग्य सुल्तान होता था दिल्ली सल्तनत का, उनको बाहर खदेड़ने का प्रयास करता था। शेर मुगल के नेतृत्व में मंगोल सिंध नदी को, ठीक है, पार कर गए थे। और उस समय समाना का राज्यपाल था, गुरसास्प था। और मंगोल की सेना को इसने पराजित किया, ऐसा माना गया। गुरसास्प ने मैसेज भेजा गयासुद्दीन तुगलक के पास। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने वजीर को भेजा और तब जाके, ठीक है, इन मंगोलों को भी पराजित किया गया। तो देखिए उत्तर पश्चिम का एरिया भी बिल्कुल सेपरेट हो गया। चौथा है यहाँ पे गुजरात अभियान। जूना खां जब दक्षिण में था, इसका पुत्र योग्य पुत्र के रूप में समझ सकते हैं, उस समय गुजरात में विद्रोह हो गया। विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान ने, ठीक है, मलिक सादी को यहाँ पे गुजरात भेजा और उस मलिक सादी को षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई। अब यहीं पे गुजरात जो अभियान था पूरी तरीके से रुक गया। अब गुजरात वाला मामला बिल्कुल अब, ठीक है, यहीं कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है यहाँ पे बंगाल अभियान। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए बलबन का जो पुत्र था, मैंने शुरू में बताया हुआ था आपको, बुगरा खां था उस समय, ठीक है। बुगरा खां के समय बंगाल स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर लिया था। चूँकि बलबन था ऊपर दिल्ली सल्तनत में, उसका पुत्र अगर स्वतंत्र घोषित कर रहा तो उसको भाई कोई दिक्कत नहीं है। और जब बलबन खुद मारा गया तो देखिए कै खुसरो, कै कुदाबाद, बहुत सारे, ठीक है, छोटे मोटे जो बच्चा सबको शासक बनाया गया। बुगरा खां बिल्कुल इधर, ठीक है, सेपरेट तरीके से अपना साम्राज्य चला रहा था, कोई समस्या नहीं था इन सारे बंगाल के एरियाज में। लेकिन 1322 में बुगरा खां का वंशज एक होगा शमसुद्दीन फिरोज शाह। इसकी जब मृत्यु हो जाएगी तो इसकी मृत्यु के पश्चात इसके 5 पुत्र होगा, ठीक है। पुत्रों में 17 के लिए यहाँ पे संघर्ष पर प्रारंभ हो जाएगा। और उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, नाम याद रखिएगा, गयासुद्दीन बहादुर, ये बंगाल पे अधीन कर लेगा। अब इसमें एक जो पुत्र हो जाएगा उसका, जिसका नाम है नसरुद्दीन। अब इसको समस्या होगी, बंगाल इसको चाहिए था, चला जाएगा दिल्ली, चला जाएगा, तुगलक से जाके सहायता मांगेगा। अब ये तुगलक समझिए कि एक तरीके से वेट ही कर रहा था गयासुद्दीन तुगलक कि कब बंगाल के मामले में हमको हस्तक्षेप करने का मौका मिले। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तुगलक से सहायता मांगेगा और अब तुगलक इसको सहायता करेगा बाकायदे, फिर से, ठीक है, एक बहुत बड़ी सेना भेजेगा और इस गयासुद्दीन बहादुर को हरा के इस नसरुद्दीन को देखिए लखनौती का शासक बना लिया जाएगा। देखिए इतिहास बार बार अपने आप को दोहराता है। एक समय था, देखिए, ठीक है, जब इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश से भी सहायता मांगा गया था, आपको याद होगा। तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, देखिए, चलते आ रही है बंगाल वाला। तो उस बंगाल वाले एरिया को थोड़ा आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसको लखनौती का शासक बना गया। वर्तमान में सिक्का वहाँ से मिला हुआ है जिसमें बताया गया है कि तुगलक और नसरुद्दीन का उन सिक्कों में नाम अंकित है। इसका मतलब कि बंगाल का एरिया भी गयासुद्दीन तुगलक के, ठीक है, आप कह सकते हैं कि अंडर कंट्रोल में ही चल रहा था। अब जैसे यहाँ पे देखिए बंगाल का अभियान करके जब लौटेगा तो बंगाल से नीचे, समझ रहे हैं ना, जैसे आएगा तो बिहार में एंट्री करेगा। अब बिहार का जो आप कह सकते हैं सीमावर्ती जो इलाका है, जैसे कटिहार वगैरह, आप समझ सकते हैं अगर बिहार की लोकेशन आपको पता होगा, तो वहाँ से जब एंट्री करेगा तो उसके बाद से ही इधर शुरू हो जाएगा। देखिएगा ये है ना यहाँ पे कटिहार का इलाका। अब यहीं से शुरू हो जाएगा, देखिए, उत्तर बिहार का इलाका, ठीक है। उत्तर बिहार वाला यही जो एरिया है इसको बोला जाता है मिथिला का क्षेत्र बोला जाता है। वहाँ पे, ठीक है, मिथिला का जो क्षेत्र है वर्तमान में चूँकि प्रशासनिक
एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किया गया, जिसको एक ठीक है तिरहुत प्रमंडल के नाम से भी जाना जाता है। तिरहुत पर आक्रमण कर दिया 1324-25 में। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जो बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, तो तिरहुत पर आक्रमण कर देगा। तिरहुत ठीक है मिथिला, वहाँ पे आक्रमण कर दिया। और यहाँ का शासक था हरि सिंह देव, बस यही फेमस है या इम्पोर्टेंट है, शासक हरि सिंह देव यहाँ से भाग गया और तिरहुत का शासक इसको बना दिया गया। तो अहमद खां को इस तिरहुत को यहाँ पे सौंप दिया गया। यह पहला अवसर था जब तुर्की सत्ता उत्तर बिहार तक विस्तृत हुई थी, जो कि इससे पहले तो आया हुआ था, याद करिए कभी, ठीक है बख्तियार खिलजी भी आया हुआ था, लेकिन वो भी ठीक है बिहार से गया, लेकिन दक्षिणी बिहार से होते सीधे वो चला गया बंगाल की तरफ चला गया। उत्तर बिहार का जो इलाका है, चूँकि अब यहीं से नीचे देखेंगे तो इधर गंगा नदी, ठीक है ये वाला जो एरिया है, फिर नीचे नीचे इस टाइप का ठीक है पूरा एरिया बिहार, ये वाला बिहार का एरिया हो जाएगा। बिहार का एरिया दो भागों में बटा हुआ है, एक उत्तरी बिहार और एक हो जाएगा यहाँ पे दक्षिणी बिहार। तो उत्तरी बिहार में देखिए तुर्कों का ये माना गया कि पहला ऐसा साम्राज्य विस्तार था जो सब उत्तर बिहार तक के लोग पहुँच गया। अब यही है गयासुद्दीन की यहाँ पे मृत्यु। लास्ट में देखिए क्या हो रहा है, तो बंगाल और तिरहुत का अभियान करके लौट रहा था और रास्ते में ही उसने मैसेज भेजवा दिया, चूँकि अब दो इतना बड़ा युद्ध जीता हुआ था। इस खुशी से एकदम होता है ना, मतलब मस्त था एकदम, अपने सैनिकों से मैसेज भेजवा दिया। वही जो डाक व्यवस्था, संचार व्यवस्था थी निजामुद्दीन औलिया के पास, कि हमारे आने से पहले तुम भाई जो भी पैसा दिया था खुसरो वो दो, नहीं तो तुम्हें दिल्ली छोड़ के यहाँ पे चला जाना है। देखिए शुरू हो गया। दिल्ली से सटे अफगानपुर आया, वहीं तुगलकाबाद के पास, दिल्ली से लगभग दिल्ली के पूरब के तरफ, ठीक है लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी है तुगलकाबाद से, ठीक है। फरवरी मार्च में 1325 में ये वही समय है, ठीक है, जब मैसेज भेजवाया गया था निजामुद्दीन औलिया के पास। तो निजामुद्दीन औलिया ने रिप्लाई भी किया हुआ था कि हुनूज, ठीक है दिल्ली दुरास्ती, ठीक है, इस टाइप का भाव था यहाँ पे। अब कारण क्या था देखिए, फरवरी मार्च 1325 में आया और विश्राम करने के लिए माना गया कि लकड़ी का भवन यहीं पे था, बनाया गया था बिना नींव का, मैंने एक षड्यंत्र के तहत ही उसको बनाया गया था। उसी में गया, रात में लकड़ी गिरा, ठीक है मृत्यु हो गई। अब अलग अलग तरीके से इसको प्रस्तुत किया जाता है कि हाथियों का झुंड आया, उस लकड़ी के महल को गिरा दिया, कोई नींव नहीं था, ठीक है इसीलिए गिर गया। खैर उस मामले में हमें नहीं पढ़ना है, लकड़ी का भवन गिर गया, लकड़ी के भवन के गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलने से घोड़े में गिर के मृत्यु हो गई, वैसे ही इसकी भी मृत्यु हो गई। कितना आसान है देखिए। अब यहाँ पे इब्न बतूता जो बोल रहा है आगे चल के, ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक का काजी भी बनेगा, मोरक्को जो यात्री है यहाँ पे, इसने अपनी रेहला में लिखा भी हुआ है कि देखो षड्यंत्र के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने, अर्थात एक पुत्र ने अपने पिता को मार दिया, क्योंकि जब इसका पिता बंगाल अभियान के लिए आया हुआ था, तो पूरा का पूरा जो प्रशासनिक जो जिम्मेदारी थी दिल्ली सल्तनत को चलाने के लिए इस मोहम्मद तुगलक के कंधों पे थी। और यही मोहम्मद बिन तुगलक को माना गया कि जाके इसने साठगांठ कर लिया होगा निजामुद्दीन औलिया से, और भवन का ऐसा निर्माण करवाया, बिल्कुल मैंने दूर से देखने में बिल्कुल ठीक है सजा धजा, लेकिन धोखा दे गया। जैसे आप लोगों ने महाभारत अगर देखा होगा तो लाक्षागृह किस प्रकार से कौरवों के द्वारा पांडवों को मारने के लिए एक भव्य जो मोम का महल का निर्माण करवाया गया था, तो कुछ इसी टाइप का था। इसको बनवाया कौन था, तो अहमद अयाज बनवाया हुआ था, अहमद अयाज ने इसको बनाया हुआ था। तो दोनों का मेल है। इसको इब्न बतूता पुष्टि करता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बन जाएगा तो उसको ख्वाजा जहाँ और वजीर का पद यहाँ पे देगा। इतना दो इम्पोर्टेंट पद था ये, ठीक है, ऐरा गैरा व्यक्तियों को यहाँ पे दिया नहीं जा सकता था। इसका मतलब कि इसी ने बनवाया था, यही बनाया हुआ था, तब जाके गिरा। हो न हो एक पुत्र ने फिर से अपने पिता की हत्या कर दी। अब वहीं पे इसको दफना दिया गया। उसका मकबरा वहीं तुगलकाबाद, ठीक है, वहीं बना है। और वहीं पे देखिए तुगलकाबाद किला भी मिल जाएगा, ठीक है, और 56 कोट जो दुर्ग है इसने रोमन शैली में बनवाया हुआ था। तो वर्तमान में उसका मकबरा यही है इस गयासुद्दीन तुगलक का, उसी तुगलकाबाद किला में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी, कह लीजिए कॉन्सेप्ट फैक्ट जितना था मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। एग्जाम में अब इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना पचा लेंगे आप लोगों के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना फीडबैक देते रहे, वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करते रहे, एंड जय हिंद।